हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि जो वीडियोस सब दिखाए, मोस्ट पीपल आर वाचिंग एंड गिविंग गुड फीडबैक्स, सो ना आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड। आशा कर रहा हूँ आप ऐसे ही वो बजाय रखें, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे रेगुलर डेली डेली कुछ वीडियो बनाऊँ। तो और देर नहीं करके आज का जो हमारा फोर्थ एपिसोड में जो हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से कुछ उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको भी हेल्प होगा हमारा जो नॉर्सेट या यानी OSSC या एनी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम करा करने में। तो आशा कर रहा हूँ प्लीज़ थोड़ा आपका जो फ्रेंड्स है उन लोगों के साथ शेयर करें। तो और देर नहीं करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। A new diabetic patient is learning to administer his insulin. He receives 10 units of NPH insulin. NPH insulin 10 units वो रिसीव कर रहा है and 12 units of रेगुलर इंसुलिन। 12 यूनिट का रेगुलर इंसुलिन एंड 10 यूनिट्स का NPH इंसुलिन इन मॉर्निंग। Which of the following statement reflects the understanding of the nurse's teaching? इनमें से कौन सा सही जवाब है, उसका मतलब है करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। When पेशेंट ऐसे बोल रहा है कि when drawing of my insulin I should drop the regular insulin first। वो क्या बोल रहे हैं, रेगुलर इंसुलिन उसको पहले लेना है। देन नेक्स्ट बोल रहा है कि when drawing of my insulin I should drop the NPH insulin first। देन नेक्स्ट टाइम बोल रहा है कि it doesn't matter which insulin I draw first। ऐसा कुछ बात है नहीं, कोई भी मैं ले सकता हूँ, ये तो completely wrong है। देन I cannot mix the two insulin, so I will नीड टू इंजेक्शन। ऐसा बोल रहे हैं कि वो हम आर नहीं कर सकते हैं, हमको दो दो सीरीज में लेकर लेने के लिए, ये भी रॉन्ग है। वी कैन मिक्स। देन व्हेन ड्राइंग अप कौन सा लेना चाहिए पहले, एनपीएच या रेगुलर इंसुलिन? ये तो हम अभी एलिमिनेशन मेथड में इसको हम कट कर दिया, और ये हमको पता ऑलरेडी पता है इसी चीज़। देन ड्राइंग अप माई इंसुलिन आई शुड ड्रॉप द एनपीएच इंसुलिन फास्ट। क्या लिखा है, एनपीएच इंसुलिन फास्ट। अब चलिए देखो, तो एनपीएच इंसुलिन जो होता है, एनपीएच इंसुलिन वो क्या होता है, क्लाउडी होता है। और रेगुलर इंसुलिन क्या होता है, क्लियर। सो हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको विड्रॉ करना चाहिए क्लियर हमारा जो इंसुलिन है उसको पहले लेना चाहिए। तो हमारा जो ये आंसर होगा, ये होगा ए। दिस इज रॉन्ग एंड आंसर विल बी आवर ए। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा एक वीडियो देख लीजिए। देख लीजिए, हमारा जो नॉर्मली एनपीएच इंसुलिन क्लाउडी है एंड रेगुलर इंसुलिन क्लियर। तो हम पहले क्या करते हैं, अगर आपको पता नहीं है प्रैक्टिकल का क्या नहीं होगा, तो आप देख लीजिए। जो हम इंसुलिन निकालते हैं, पहले हमको क्या करना चाहिए, एक सीरीज हम यूज करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे कि जो हमारा रेगुलर इंसुलिन है उसमें हम हमारा जो डिजायर्ड सॉरी जितना हमको पहले क्या करना चाहिए कि हमको सपोज जितना अमाउंट का एनपीएच इंसुलिन चाहिए उतना यूनिट्स का एयर को पहले हम किस में इंजेक्ट करना चाहिए, ए एनपीएच में। फर्स्ट दैट मच ऑफ एयर शुड बी इंजेक्टेड। सपोज आपको 10 यूनिट्स लेना है एनपीएच इंसुलिन, तो आपको 10 यूनिट्स का एयर को उसमें इंजेक्ट कर देना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे कि करने के बाद आप रेगुलर इंसुलिन जितना लेना चाहिए उसमें उतना अमाउंट का रेगुलर इंसुलिन में वो उतना अमाउंट का एयर इंजेक्ट करना चाहिए। उसके बाद डोंट विड्रॉ दैट नीडल। क्या करना चाहिए, उतना अमाउंट को ऑर्डर कर दो क्लियर इंसुलिन दैट इज रेगुलर इंसुलिन। उसके बाद आपका जितना यूनिट लेना था, तो क्या एनपीएच इंसुलिन उसको लेना है। तो ये होता है हमारा प्रोसीजर, इसको आप याद रखना है। A client is scheduled to have a CT angiography। CT means CT angiography। CT angiography। CT मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एंड एंजियोग्राफी मतलब क्या होता है, एंजियो मतलब ब्लड वेसल। सो कार्डियक ब्लड वेसल मतलब स्पेशली क्या होता है कि हमारा जो कॉर्नरी या कॉर्नर ब्लड वेसल्स उसका एंजियोग्राफी होता है। वो करने से पहले उस पर लिखा है कि कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के साथ होता है। हमारा नॉर्मल तो सिटी ऐसे एनसीसीटी होता है, नॉन कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड वाला, और होता है कॉन्ट्रास्ट वाला एनहांस्ड वाला। तो ये कॉन्ट्रास्ट के साथ हो रहा है सिटी एंजियोग्राफी। जस्ट बिफोर द प्रोसीजर द नर्स शुड असेस द पेशेंट फॉर व्हाट। इनमें से कौन सा सवाल पूछना चाहिए, एलर्जी टू द सेल्फिश और आयोडीन, द एबिलिटी टू लाई प्रोन पोजीशन फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स तक प्रोन पोजीशन में रह सकते हो क्या, ये पूछना है क्या, ये जरूर नहीं है।
देन ए हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन टू नाइट्रेट जरूर नहीं, क्योंकि ये जो हमारा मतलब है कि जो कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट को ऐसा कुछ हैम्पर करने वाला, प्रॉब्लम डालने वाला, कॉम्प्लिकेशन करने वाला क्या है, इसमें से क्या है, तो वो होता है हमारा आंसर। तो प्रेजेंस ऑफ बॉडी टैटूज ये भी मैटर नहीं करता है। तो हमारा जो आंसर है ये एलर्जी टू सेल्फिश एंड आयोडीन, सेल्फिश या आयोडीन कंटेनिंग फूड है, अगर इसमें आप एलर्जी है इसका मतलब है कि यू आर ऑल्सो एलर्जिक टू द कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट में वही रहता है, आयोडीन वगैरह कंपोनेंट रहता है। इसीलिए जब कोई भी सपोज एंजियोग्राफी प्रोसीजर ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो कैथला प्रोसीजर लेगी कैथेराइजेशन, कार्डियक कैथेराइजेशन, दैट टाइम आल्सो वी आर गिविंग एंजियोग्राफी ये डाई, अदरवाइज आल्सो व्हेन वी आर डूइंग आवर PTCA, that time also we are using this dye. So before this such type process you have to document or you have to ask the patient about the allergy about seafood or iodine. तो आंसर हमारा होगा ए। The client with a recent liver transplant asks the nurse how long he will be have to take the immunosuppressants, ट्रांसप्लांट के बाद कितना टाइम के लिए उसको क्या लेना चाहिए, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिसिन लेना चाहिए। तो देखो जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं स्पेशली उसमें क्या होता है कि हमारा जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होने का चांस होता है, जो हमारा जो ट्रांसप्लांट लिवर है वो आवर बॉडी में रिजेक्ट होता है। दैट्स व्हाई पेशेंट को क्या करना पड़ेगा कि जब इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द पोस्ट ऑफ पीरियड ओनली वो क्या करना है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन उसको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये लेना पड़ेगा कब तक, लाइफ भर तक, जिंदगी में जितना तक वो जिंदा है तब तक वो लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि कभी भी ग्राफ्ट हमारा या लिवर जो ट्रांसप्लांटेड है वो रिजेक्ट कर सकता है, हमारा बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमको या पेशेंट को टिल द पेशेंट इज अलाइव ही हैज टू कंटिन्यू और शी हैज टू कंटिन्यू दिस इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ओके, पोस्ट ट्रांसप्लांट वाला। A client admitted to the emergency room with multiple injuries develops Cullen sign, उसको multiple injuries था but उसको develop Cullen sign, which is aware that the nurse is aware that the client has sustained damage to what, ये Cullen sign मतलब होता है क्या, पेरी अम्बिलिकल, देखेंगे पेरी अम्बिलिकल एकाइमोसिस। पेरी अम्बिलिकल एक्वाइसिस मतलब ये होता है ना हमारा अम्बिलिकस, ये पेरी एकाइमोसिस होता है, पेरी अम्बिलिकल एक्वाइमोसिस होता है, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं कुलेन साइन, कुलेन साइन। ठीक है, ये और ये जो हमारा फ्लैंक रीजन में, लेफ्ट फ्लैंक रीजन में जो हमारा ऐसे एक्वाइमोसिस होता है तो हम उसको बोलते हैं ग्रे टर्नर साइन, ग्रे टर्नर साइन। Most commonly these two are the sign of our hemorrhagic pancreatitis, hemorrhagic pancreatitis, hemorrhagic pancreatitis में नॉर्मली ये दिखता है मोस्ट कॉमनली, बट दिस सो हमारा ये जो है पेशेंट को इंजरी हुआ है तो हम सोच सकते हैं कि एब्डोमिनल ऑर्गन में ही होगा, क्योंकि ये लंग्स के लिए कुछ नहीं आता है, ये इधर भी नहीं होगा। ठीक है, तो और कौन सा ऐसा डिजीजेस है या प्रॉब्लम है ताकि हमारा ये वो टाइम में ये से हमारा जो पेरिकुलेन साइन दिखाया जाएगा, कुलेन साइन, और कौन सा डिजीज में आता है, इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि उस तरह पे ब्लीडिंग होके हमारा क्या होता है कि जो हमारा पेटोनल वाल अंदर ब्लीडिंग होगा तो ये ऐसा ही दिखाएगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है, अदरवाइज हमारा कब हो सकता है, रप्चर्ड एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म तो पता होगा आपको, नॉर्मली सपोज ऐसे आउट पाउचिंग ऐसा हो जाता है, सपोज कभी हमारा थिनिंग हो गया या ज़्यादा प्रेशर हो गया तो हमारा आउटर में आर्टरी में, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये एक इस आउट पाउचिंग हो जाता है,
और अगर ये आउट पाउच, सपोज ये क्या हुआ, ये एन्युरिज्म इसको बोलते हैं, सपोज ये रप्चर हो गया तो ब्लीडिंग होगा। तो अगर ये एब्डोमिनल आउट में ऐसे एन्युरिज्म था और रप्चर हो गया तो वहाँ ब्लीडिंग होगा, तो पेरिअम्बिलिकल एरिया में ऐसे हमको एक ब्लू डिस्कलरेशन दिखाई देगा पेरिअम्बिलिकल रीजन में, तो उसको हम बोलते हैं कोलेनसाइल। तो बट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कोलेनसाइल इज और हेमोरेजिक पैनक्रेटाइटिस। ठीक है। द फिजिशियन प्रेस्क्राइब्स रेगुलर इंसुलिन 5 यूनिट्स सबक्यूटेनियस, क्या बोल रहा है, 5 यूनिट्स सबक्यूटेनियस दे दो रेगुलर इंसुलिन। रेगुलरली इंसुलिन बिगिंस टू एग्जर्ट द इफेक्ट, तो उसका मतलब है कि इसका जो ऑनसेट, इसका मतलब क्या होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, सॉरी onset of action। एक्चुअली डिफरेंट इंसुलिन लाइक रैपिड एक्टिंग के लिए डिफरेंट, शॉर्ट एक्टिंग के लिए डिफरेंट है। जो हमारा जो ऑनसेट ऑफ एक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन वो डिफरेंट है, लॉन्ग एक्टिंग के लिए डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या है, देखो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन स्पेशली लिस्प्रो, एस्पर्ट, ये ग्लोलिसिन, ये जो सब होता है रैपिड एक्टिंग, इसका जो हमारा नॉर्मली जो ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 to 30 मिनट्स में होता है एंड पीक होता है 30 to 90 मिनट्स में। पीक मतलब क्या होता है, उसका जो मैक्सिमम इफेक्ट ऐसे, ठीक है, वो होगा हमारा 30 to 90 मिनट्स में एंड इट विल बी एक्टिंग फॉर 3 to 5 आवर्स। जो हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है उसका ऑनसेट दिखाता है 30 मिनट्स में, 30 मिनट में हमारा क्या आ जाएगा जो एक्शन। देन पीक कब होता है, 1 to 4 आवर्स में मैक्सिमम एक्शन दिखाएगा शॉर्ट एक्टिंग का। देन इट कैन एक्ट अप टू 8 आवर्स, 8 घंटे तक चलेगा। जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब उससे मिक्सड हुआ है, तो वो 1 to 4 आवर्स में उसका हमारा ऑनसेट होगा। उसके बाद 4 to 14 आवर्स उसका जो पीक एक्शन दिखाएगा, 12 to 16 आवर्स में उसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। ठीक है, या कभी कभी हम बोलते हैं कि इसको 16 to 18 आवर्स में इसका एक्शन दिखाएगा, मतलब इंटरमीडिएट वाला। एंड जो लॉन्ग एक्टिंग है गार्जिन या डेटामिर जो भी है, इसका जो हमारा एक्शन दिखाता है 60 to 120 मिनट्स में। एंड ये इसका चलिए ऐसा कुछ ऐसा पीक नहीं आता है, ऐसे जो हमारा दूसरा इंसुलिन जैसे पीक टाइम आता है ना, इसको बोलते हैं पीक टाइम। ये एक्चुअली नॉर्मली से फ्लैट ही रहता है पूरा इसका, देयर इज नो पीक फॉर दिस लॉन्ग एक्टिंग। बट द ऐसा है कि द हाफ लाइफ पीरियड, मैक्सिमम हाफ लाइफ पीरियड फॉर दिस डेटामिर, डेटामिर मतलब दिस इज लेहमिर, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हाफ लाइफ पीरियड है उसका 6 to 8 आवर होता है, 6 to 8 आवर। ठीक है, इस टाइम में वो मैक्सिमम काम दिखाएगा, उसके बाद थोड़ा कम दिखाएगा, बट 24 आवर्स के लिए आएगा उसका। इसका क्या होता है अप टू 24 आवर्स, अप टू 24 आवर। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रैपिड एक्टिंग के लिए 3 to 5 आवर्स, शॉर्ट एक्टिंग के लिए अप टू 8 आवर्स, इंटरमीडिएट के लिए 16 to 18 आवर्स। देन ये लॉन्ग एक्टिंग के लिए होता है अप टू 24 आवर्स, ध्यान रखना अप टू 24 आवर्स। एंड इट इज ऑलवेज बीइंग गिवन एट द बेड टाइम। ठीक है, एंड स्पेशली बाय सबक्यूटेनियस। दिस medication, this long acting will never be administered in other route of transmission, sorry route of administration except subcutaneous। only हमको subcutaneous देना चाहिए, कभी भी IV नहीं देना चाहिए इसको। पता है आपको कि ऑलरेडी जितना देते हैं वो 24 आवर्स के लिए एक्शन दिखाता है, इसे सबक्यूटेनियस देने के बाद अगर IV दे देंगे तो कितना जल्दी वो ऑब्जर्व हो जाएगा, तो हमको तुरंत हाइपोग्लाइसेमिया कर देगा, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर ये होगा एक क्वेश्चन के लिए, तो आंसर ये गलत है, दिस इज फॉर रैपिड एक्टिंग, दिस इज आल्सो फॉर रैपिड एक्टिंग ओनली। सो हमारा ये 30 मिनट टू 60 मिनट्स के अंदर 30 मिनट्स, सो हमारा आंसर होगा सी। देन एक 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक टेकिंग ग्लाइबुराइड, ग्लाइबुराइड मतलब क्या होता है, ये भी ऑल्सो हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, दिस इज बिलोंग टू सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल
यूरिया ग्रुप। ओके, तो उसका क्या होता है कि जो हमारा पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास से हमारा जो इंसुलिन सिक्रेशन ज़्यादा करता है, ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली हमारा इंसुलिन ही हमारा तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है ना, तो इसका एक्शन है कि इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाएगा। तो ये 125 mg डेली ले रहा है फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेडिकेशन, व्हिच स्टेटमेंट इंडिकेट्स नीड फॉर फर्दर टीचिंग। ठीक है, तो इसका मतलब कि इनमें से कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया होगा, पेशेंट ने कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है। तो आई विल कीप कैंडी विथ मी जस्ट इन केस ऑफ माई ब्लड शुगर ड्रॉप्स, ये सही बात है। ऑलवेज यू हैव टू give the learning that whenever you are getting any sign of hypoglycemia, definitely you should take sugar or some chocolate or any candy। तो ये सही बात है। देन आई नीड टू स्टे आउट ऑफ द सन एज मच एज पॉसिबल। देखो ये जो सल्फोनिल यूरिया है, ये सल्फोनिल यूरिया, ये जो ग्लाइबोराइड है, इसका एक्चुअली एक साइड इफेक्ट होता है फोटो सेंसिटिव। दिस sulfonylurea group medications or glyburide will make the patient to be more sensitive to sun। तो क्या होगा कि अगर सन में एक्सपोज होंगे तो आपका स्किन टैन होने का चांस होता है, तो फोटोसिंथेसिस होना है, तो पेशेंट शुड अवॉइड, लिखा है स्टे आउट, दैट मीन्स अवॉइड। तो ये सही है, मतलब हमारा तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, हमारा जो सही आंसर नहीं है ये। आई ऑफन स्किप डिनर बिकॉज आई डोंट फील हंग्री, ये प्रॉब्लम है। Then I always wear my medical identification करना चाहिए, क्योंकि कभी सपोज पेशेंट्स जो आर ऑन इंसुलिन और ऑन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, उनको हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस होता है। एंड यू नो एज हाइपोग्लाइसेमिया इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। सो कभी हो सकता है तो पेशेंट विल बी अनकॉन्शियस, तो हाउ पीपल विल नो। तो दैट्स व्हाई द पेशेंट शुड वेयर वन मेडिकल आइडेंटिफिकेशन बैंड, ये तो सही है। तो बट हमारा जो क्योंकि फर्दर टीचिंग मतलब इसमें से कौन सा वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये यही है वाई, तो हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि लिखा है कि आई ऑफन स्किप डिनर बिकॉज आई डोंट फील हंग्री। आज यू आर टेकिंग हाइपोग्लाइसेमिया एनीवे, एंटी हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन यू आर टेकिंग एंड यू आर फर्दर गोइंग अंडर स्टार्वेशन, मतलब कुछ टाइम में आप खाली पेट में रहोगे तो क्या होगा, ऐसे खाली पेट में रहने से हमारा हाइपोग्लाइसेमिया होता है, और उसके ऊपर आप दोबारा ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी ले रहे हो, तो क्या होगा, पेशेंट विल बी हैविंग ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसेमिया, सो इट शुड नेवर बी एनकरेज्ड। सो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट था और हमारा सही आंसर था क्वेश्चन के लिए। ए 24-year-old फीमेल हैज ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर समिसिन, समिसिन मतलब टेट्रासाइक्लिन, क्या कि टेट्रासाइक्लिन एक फीमेल ले रहा है। आप जब पूछताछ किया उससे पता चल गया कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है, ठीक है। देन व्हिच इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द टीचिंग प्लान, आपको उस पर सिखाना चाहिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विल डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेट्रासाइक्लिन, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। एनोरेक्सिया ऑफन आल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एंटीबायोटिक, जब एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो ये होगा, ये भी रॉन्ग है। टॉक्सिसिटी कैन रिजल्ट व्हेन टेकिंग दिस एंटीबायोटिक्स एंड एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टुगेदर, ओरल ये भी टॉक्सिसिटी होने का चांस नहीं है। एंटीबायोटिक्स कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सही है। दिस इज डी आवर करेक्ट आंसर। व्हाई, क्यों पूछिए। नॉर्मली क्या है कि अभी देखेंगे तो जो हमारा देखेंगे तो जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन ये हमारा जो पीओपी, हमारा जो सॉरी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील है ना, ये पील का एक्शन को डिस्टर्ब करता है। कैसे कि अब चलिए ये हमारा जो टैबलेट खाते हैं हार्मोनल टैबलेट, तो हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल को ये फ्लक्चुएट कर देता है, कौन, टेट्रासाइक्लिन। तो उस वजह से क्या होगा, सपोज पेशेंट ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है और टेट्रासाइक्लिन ले रहा है, तो हमारा क्या होगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। सपोज पेशेंट को हम बताएंगे नहीं पहले कि अरे अगर आप टेट्रासाइक्लिन और ये दोनों चीज लेते हो तो हमारा ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो एक्शन है ये कम हो सकता है, तो क्या होगा, यू मे गेट कंसीव। सो आपको कुछ एडिशनल मेजर्स फॉर द
coitus you have to take. Not only the oral pill will be helpful for you to prevent pregnancy, additionally you have to take some another strategies for preventing pregnancy in those days those when you are taking tetracycline. ये हमको एजुकेशन देना चाहिए. Then a client is taking daltasone, that is prednisone, each morning. Each morning his systematic for his SLE. SLE के लिए वो क्या कर रहा है कि SLE के लिए वो स्टेरॉइड ले रहा है. Which statement best explains the reason for taking this prednisone in the morning? इनमें से कौन सा लेकिन which is the best statement why the patient is taking prednisone in the morning? मॉर्निंग में लेने का रीजन क्या है, क्यों लेना है मॉर्निंग में, हम क्यों इवनिंग में नहीं लेना चाहिए, नाइट में नहीं लेना चाहिए, उसका रीजन क्या हो सकता है? There is less chance of forgetting the medication if taken in the morning. ये तो रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मॉर्निंग में लेगा तो अदरवाइज आप भूल जाओगे. There will be less fluid retention if it taken in the morning. ये भी रॉन्ग है क्योंकि ऑलवेज देखो ये जो प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसोन का तो है कि ये सोडियम रिटेंशन करेगा एंड हमारा फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में होगा, आप डे में लो नाइट में लो कभी भी लो, ठीक है. तो ये मॉर्निंग में लेने से ये कम होगा, ऐसा कुछ है नहीं. देन द मेडिकेशन इज ऑब्जर्व्ड बेस्ट विद द ब्रेकफास्ट मील. ऐसा भी कुछ नहीं है कि ब्रेकफास्ट मील के साथ ही ऑब्जर्व होगा, ऐसा कुछ नहीं ना कि ब्रेकफास्ट मील के साथ रिसेप्टर से उसको ऑब्जर्व कर देगा, ऐसा नहीं है. तो दिस इज आल्सो रॉन्ग कंसेप्शन, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. Morning administration mimics the body's natural secretion of the corticosteroids. Yes, it is right. Why? Normally, हमारा बॉडी के कौन सिक्रेट करता है ये जो कोर्टिजोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? एड्रेनल ग्लैंड. ये एड्रेनल ग्लैंड जो हमारा सिक्रेशन करता है एज पर द सर्काडियन रिदम. सर्काडियन रिदम मतलब ये डे नाइट के हिसाब से रेगुलेट होता है एंड स्पेशली डे टाइम में ही हमारा क्या होता है, ये सिक्रेशन होता है. अच्छा, तो अगर हम मॉर्निंग में ले लेते हैं तो हमारा नॉर्मल जैसे वो कोर्टिजोल का जो बैलेंस है उसको बैलेंस मेंटेन करेगा, जो बॉडी का जो इंटरनल मूवमेंट होम्योस्टेसिस पर अच्छे से मेंटेन होगा. तो इसलिए तो हमारा जो प्रेडनिसोन शुड बी अवॉइडेड टू टेक इन द मॉर्निंग. दिस इज योर आंसर. देन ए क्लाइंट इज टेकिंग रिफाम्पिसिन 600 mg प्योर डेली. रिफाम्पिसिन खा रहा है 600 mg डेली खा रहा है फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए खा रहा है, ठीक है. तो द नर्स शुड टेल द क्लाइंट क्या बोलना चाहिए एडिशनली. अगर तुम कभी पेशेंट को रिफाम्पिसिन के बारे में कुछ बोल रहे, टीचिंग दे रहे, तो आपको क्या बोलना चाहिए वो पूछ रहा है. तो टेक द मेडिकेशन विथ जूस. ये नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. हम कब बोलते जूस में, स्पेशली हम कल जो क्लास लिया था उसमें बोला था ना आपको आयरन. आज जब आयरन का कुछ कंटेंट ले रहे हैं तब आपको लेना चाहिए क्या, ऑरेंज जूस. तो क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा क्योंकि वो दैट विल बी ये ऑरेंज के साथ क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी वाला रिच. सो विटामिन सी वाला रिच कुछ जूस पकड़ लेगा तो आयरन का ऑब्जर्वेशन होता है. तो बट इधर जरूर नहीं है, तो ये चीज रॉन्ग है. देन एक्सपेक्ट रेड डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन. ये है आंसर. दिस इज अवर राइट आंसर. टेक द मेडिकेशन बिफोर गोइंग टू बेड टाइम. ये भी नहीं है. टेक द मेडिकेशन ओनली इफ नाइट स्वेट अकर्स. ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू टेक द मेडिकेशन एज पर द एडवाइस डॉक्टर टिल सपोज ऐसे नॉर्मल तो 6 मंथ के लिए पल्मोनरी मेडिसिन चलता है. तो आप ऐसे नहीं कि ओनली नाइट स्वेट होगा तो करेगा, नहीं अदरवाइज नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है. दिस इज रॉन्ग, कंप्लीट रॉन्ग स्टेटमेंट. तो एक्सपेक्ट रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन, स्पेशली ऑरेंज रेड or reddish orange color urine will be there. Reddish orange color urine is expected in patients those who are taking rifampicin. So you have to tell, आपको बोलना पड़ेगा कि अरे भाई आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको ये रिफाम्पिसिन खाना पड़ेगा, इसके ये खाने के दौरान आपका जो यूरिन का कलर ऐसा होगा. ये पेरेंट्स भी बोलते हैं, अदरवाइज पेशेंट विल बी पैनिक, लगेगा कि अरे ब्लड जैसा निकल रहा है करके हेमोरेज को सस्पेक्ट कर सकता है. तो आपको बोलना चाहिए पहले, ये देखो ऐसा कलर आएगा लाइक दिस
color of urine will be there in case of rifampicin treatment. And आपको additionally बताता हूँ, in which case ये जो greenish color का हमारा है ना यूरिन, ये कब मिलेगा आपको? when the patient will get greenish color urine. ये कौन सा किस्म होता है? when the patient is taking methylene blue. methylene blue कभी कभी ट्रीटमेंट के लिए या कुछ डायग्नोसिस के लिए, कुछ स्कैन वगैरह के टाइम में आपको यूज करते हैं मेथिलीन ब्लू. आप ये ओरल तो नहीं, उसको आईवी लेते हैं, या कुछ कभी सपोज भाषा प्रेशर वगैरह कुछ एक्शन नहीं करता है तभी वैसे देते हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में देते हैं मेथिलीन ब्लू. थोड़ा डिटेल से आप देखना. तो ये मेथिलीन ब्लू जब लगा तो ऐसे ग्रीन कलर की यूरिन आएगा. ठीक है, मेथिलीन ब्लू में आता है ग्रीन कलर, ऑरेंज रेडिश आता है रिफैम्पिसिन, याद रखना है. देन a client is diagnosed with multiple myeloma. The doctor has multiple myeloma है पेशेंट को, doctor has ordered cyclophosphamide. तो which instruction should be given? अगर cyclophosphamide ले रहा है तो आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए पेशेंट को? वॉक अबाउट ए माइल, आपको वॉक 1 माइल चलना है टू प्रिवेंट कैल्शियम लॉस. देन इंक्रीज द फाइबर इन योर डाइट, रिपोर्ट द नॉजिया टू द डॉक्टर इमीडिएटली. देन ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर. देखो ये तो एक केमो मेडिकेशन है, ठीक है. केमो में तो हमारा जो नॉजिया है ये कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग है. देन इंक्रीज द फाइबर डाइट इज नॉट रिलेटेड टू केमो, एंड ये भी ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू केमो. तो हम क्यों चल के बोलना है, ये चीज़ नहीं. बट स्पेशली दोज पेशेंट दोज हु आर गेटिंग केमो, उनका क्या होता है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा ओरल फ्लूइड लेने के लिए कोशिश करना है. तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे. तो ये होगा हमारा आंसर. आंसर इज आवर डी. ठीक है. तो फ्रेंड्स आशा कर रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है. एंड प्लीज़ आप अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका फ्रेंड्स के लोगों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए. और मैं ये बोलना चाहता हूँ एक चीज़, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डेफिनेटली ये सही बात है, मेरा लाइफ में ऐसा हुआ है. मेरा लाइफ में 6 फेल्यूर एक्सेप्ट किया हूँ. आई हैव एक्सेप्टेड 6 फेल्यूर्स. बहुत बार फेल हुआ है, और उसके बाद ही 4 या 5 हमारा जो सिलेक्शन हुआ है. ऐसे पहला जो एक एग्ज़ाम हुआ था नॉर्थ एम्स का ना, सॉरी ऋषिकेश एम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कि इंडिया में कोई भी बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ, ऐसा वाला क्वेश्चन था. तो छोड़ो, उसके बाद सेकंड टाइम हुआ तभी भी हम रिजेक्ट हुआ. ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको पूरा तुरंत मिल गया है. ठीक है, चंडीगढ़ पीजीआई, भोपाल एम्स, भुवनेश्वर एम्स, ये सब जो सिलेक्शन हुआ है ये तो हमारा सिलेक्शन है. बट उससे पहले बिहाइंड द सीन हमारा है कि हमारे पीछे भी ऑन मतलब ये फेल्यूर्स है. ऐसा नहीं है कि सब हम हमेशा हमको सक्सेस मिला है, ऐसा नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो मैटर करता है कि आपको आपका पढ़ाई के ऊपर. सब अच्छे से नहीं पढ़ाई करो तो नहीं करोगे तो कैसा होगा. अगर ऐसा हुआ है आपको अभी 2-3 बार फेल हो गया है तो डोंट बी डिस्करेज्ड, क्योंकि आगे हमारा टाइम आता है और भी है. अगर हमारे चांस भी है तो चांस के हिसाब से हमको अभी पढ़ाई करना है कि इफ़ यू वांट टू मेक योर टुमारो बेटर देन यू हैव टू वर्क हार्डर टुडे. आज काम नहीं करोगे तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे. तो इसीलिए डोंट बी डिप्रेस्ड एंड डोंट बी बायस्ड. ऐसा कोई बोल सकता है कि अरे कुछ पैसे ले लेके कर देता है, ऐसा नहीं है. कोई भी ऐसा कुछ नहीं चलता है. कंप्लीट ट्रांसपेरेंटली एग्जाम होता है, सो दैट ऑल आर. देखो बहुत सारे आपको जिसको फ्रेंड भी देखो, कोई भी ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है. और स्पेशली दोज पीपल हु आर वर्किंग इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड दे आर डिस्करेजिंग द पीपल. जूनियर पीपलों को ऐसे डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग को हम भी नहीं गए तो बोल देते हैं कि अरे पढ़ाई को मत करो यार, ऐसे ऐसे होता है करके. ऐसा मत बिलीव करो. यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दैट एनवायरमेंट, बिकॉज हमारे साथ हमारा परिवार है. हमको आगे बहुत कुछ करना है. वो जो छोटा सैलरी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं. डेफिनेटली पैसा मैटर नहीं करता है, बट पैसा मैटर करता है. ठीक है, तो आज का वीडियो इसमें से हम एंड करते हैं. आशा कर रहे हो कि
ज़रूर से शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।